बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यह इस लेसन का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और ये समझे हैं कि संसाधन के रूप में लोग अर्थात मानव संसाधन किसे कहते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। यह हमारे लेसन का दूसरा पार्ट है। इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें यह लेसन ख़त्म होगा। इसके कुछ बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक मतलब ऐसे कार्य जिससे धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, वे कार्य जिनसे धन की प्राप्ति होती है उसे हम लोग आर्थिक कार्य कहते हैं। तो ये हम जानते हैं कि महिला और पुरुष जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रक्रियाओं को करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि ये आर्थिक प्रक्रियाएं जो होती हैं दोनों की अलग अलग होती हैं। ठीक, अब आर्थिक प्रक्रियाओं में हम लोग देखें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये आर्थिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये आर्थिक प्रक्रियाएं जो होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, अर्थात इसे हम लोग क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्र में अगला हम लोग जानते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? वे क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम लोग अनाज उगाते हैं। इसको रोकिए तो वीडियो। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक अर्थात वे क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम लोग कच्चे मालों का उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि करना। ठीक है, कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। उत्खनन करना अर्थात खनिज पदार्थों का उत्खनन मतलब खुदाई करके निकालना भी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कहते हैं या कार्यरत लोग कहते हैं। ठीक है, यह प्राथमिक क्षेत्र होता है, आर्थिक प्रक्रिया होती है। अब जो दूसरा क्षेत्रक होता है, यह क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का रूपांतरण करके किसी दूसरे रूप में बदला जाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका रूपांतरण कर दिया जाता है, उस रूप को बदल दिया जाता है, फिर उसका उपयोग करते हैं। वो होता है आपका द्वितीय क्षेत्र। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, उस गेहूं से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं और भी दूसरी जो खाद्यान्न सामग्रियां बनाते हैं, यानी खाने से संबंधित सामग्रियां बनाते हैं। तो जब हम उसको ब्रेड के रूप में बदलते हैं, उसका अर्थात गेहूं का रूपांतरण करते हैं हम लोग। ठीक है, उसका रूप क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। बदलने के बाद वो ब्रेड में बदल जाता है, बिस्किट में बदल जाता है। तो जब दूसरा उसको रूप बदला जाता है तो वो होती है आपकी दूसरी आर्थिक प्रक्रिया। ठीक है, और उसके बाद इन प्रक्रियाओं को करने के लिए अर्थात प्राथमिक प्रक्रियाओं को करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। या द्वितीय आर्थिक प्रक्रिया करने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार के कौशल की, योग्यता की आवश्यकता होती है। तो जो लोग इस योग्यता को जानते हैं अर्थात जो लोग इस द्वितीय प्राथमिक कार्यों को कर सकते हैं, उनके अंदर करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, उन लोगों को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। याद रहे हम लोग पहले लेसन में पढ़े थे कि उत्पादन 2 चीज़ों का होता है, वस्तुओं और सेवाओं का। तो इन दोनों चीज़ों में उत्पादन जो है वो वस्तुओं का होता है, अनाज का, या फिर उस अनाज का रूपांतरण करके किसी दूसरी वस्तु का। ठीक है, जैसे ब्रेड या फिर बिस्किट का, या फिर अगर खनिज पदार्थ है जैसे कि लोहा का उत्खनन करते हैं तो उस लोहे का हम लोग रूपांतरण करके विभिन्न प्रकार के मशीन या उसके पार्ट्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो तृतीय क्षेत्र होता है, ये तृतीय क्षेत्र सेवा का उत्पादन करता है अर्थात ये विशेष तरीके से प्रशिक्षित होता है और ये प्रशिक्षित लोग द्वितीय और तृतीय प्राथमिक प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक है, जैसे कि वकील सेवा का उत्पादन करता है। ठीक है, टीचर सेवा का उत्पादन करता है, पुलिस सेवा का उत्पादन करता है, डॉक्टर सेवा का उत्पादन करता है। ये जो होते हैं तृतीय क्षेत्र वाले, ये विशेष क्षेत्रों में निपुण होते हैं। इनके पास एक विशेष प्रकार की योग्यता होती है, वो विशेष तरीके से प्रशिक्षित होते हैं और सेवा उत्पादन का काम करते हैं। तो ये 3 क्षेत्रक होती हैं और इन तीनों ही क्षेत्रकों में महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से कार्य करते हैं। लेकिन अगर
अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पुराने इतिहास के बारे में जानते हैं, तो महिलाओं और पुरुषों का काम बटा हुआ था। महिलाओं का काम था घर संभालना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घरेलू काम करना। उनका काम आर्थिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना नहीं था। जबकि पुरुष का काम था आर्थिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना, धन कमाना, परिवार का संचालन करना। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया है, वैसे वैसे इन दोनों के अनुपातों में भी बदलाव आया है। आज महिलाएं भी अत्यधिक मात्रा में घर से बाहर निकलकर आर्थिक प्रक्रिया में, क्रियाकलाप में भाग ले रही हैं। ठीक है, अब आता है आपका जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य। एक बात और बता दें कि इसके अंतर्गत हमारे देश में विभिन्न प्रकार के ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ताकि सबको शिक्षा प्राप्त हो सके। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, या फिर मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, ताकि सही पोषण मिल सके। फ्री जो शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा प्राथमिक और मिडिल क्लास तक, ये सब के सब शिक्षित करने का एक तरीका है, ताकि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब के सब शिक्षित हो सके और एक अच्छा संसाधन बन सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। तो याद रहे कि जनसंख्या की गुणवत्ता में 3 चीज़ें आती हैं, आपकी 2 चीज़ें आती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा जो होता है एक मानव संसाधन, अच्छे मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही सही फैसले ले सकता है, तर्क वितर्क करता है और कर सकता है, और सही गलत में फैसले कर सकता है। इसलिए किसी प्रकार के उत्पादन प्रक्रिया में, अर्थात ऐसी आर्थिक प्रक्रियाएं जिसके लिए हम लोग धन कमाते हैं, अर्थात आर्थिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। जैसे कि हमने शकल के बारे में पढ़ा था, शकल पढ़ लिखकर अच्छा नौकरी प्राप्त कर लेता है और अच्छा जीवन व्यतीत करता है। ठीक इसी तरीके से अगर हमें अच्छा मानव संसाधन बनना है तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है स्वस्थ। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अधिक मात्रा में कार्य कर सकता है। एक बीमार व्यक्ति ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकता, या फिर वो उतना काम नहीं कर सकता जितना कि करना चाहिए। तो एक बीमार अगर व्यक्ति है तो उसको कोई काम पर भी नहीं रखेगा, क्योंकि वो नुकसान करेगा। ठीक है, जब हम लोग हल्की फुल्की बीमारी होती है, थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो बिस्तर से उठते नहीं हैं। तो अब बताइए कि क्या एक अस्वस्थ व्यक्ति किसी कार्य को कर पाएगा, या उसे कोई नौकरी देगा? नहीं देगा। तो एक अस्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अच्छा संसाधन नहीं होता है। इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो स्वास्थ्य होता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो होता है, जो परिवार स्वस्थ होता है उस परिवार के बच्चे स्वस्थ होते हैं, उनका मानसिक विकास अच्छे तरीके से होता है, उनका पोषण अच्छे तरीके से होता है। इस तरीके से ये 2 ऐसे कारक हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो किसी परिवार को किसी व्यक्ति को अच्छा संसाधन बनाते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा और आखिरी पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत आता है आपका जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो जिस कैटेगरी में हो, निचले तबके में हो, मध्यम वर्ग में हो, या फिर अपर, ठीक है, ऊपरी उच्च वर्ग में हो, तो जिस वर्ग में वो जन्म लेता है उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसके बारे में एक संकल्पना, एक नियोजन तैयार किया जाता है कि वो अपने जीवन में कितने लंबे समय तक जिएगा, कौन सी आर्थिक प्रक्रिया करेगा, कितना धन कमाएगा और उसकी कैसी ज़िंदगी व्यतीत होगी। ये सब के सब उसके जन्म के समय ही एक विवरण बना दिया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं जीवन प्रत्याशा। अर्थात उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के अंतर्गत उसकी कितनी लंबी आयु होगी वही उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है। उसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, प्रति 1000 जन्म लिए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या जो होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है जन्म दर। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो जन्म दर कहलाता है। और ठीक इसी तरीके से किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्ति पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब के सब जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। और ये जनसंख्या जो होती है वो व्यक्ति के गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये कुछ पॉइंट्स थे जो क्लियर हो गए हैं। अब इसमें से जो भी आपके पॉइंट्स समझ में न आए हों आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग अगले में पढ़ेंगे।